नमस्कार क्लास। अब मैं आप लोगों से इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। वह है मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, इट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मोजले नाम के साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को अरेंज करके फिर बनाई थी। अब इसमें देखिए आपके पास में जितने भी जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज्ड है। इसमें भी प्रयास यही किया गया है कि सेम एलिमेंट्स को एक साथ रखा जा सके और जो एलिमेंट्स डिसिमिलर है, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उन एलिमेंट्स को अलग अलग रखा जा सके। क्लियर। अब यहाँ पर मोजले नाम के जो साइंटिस्ट ने इसने हर ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांट दिया। जैसे फर्स्ट को लिया ए और बी, सेकंड का ए और बी, थर्ड का ए और बी। जहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये व्हाटएवर जो भी कुछ जो आपको नजर आ रहा है ये सब है बेटा वैलेंसीज, बेसिकली विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे अपन फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग। क्लियर। तो जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इनकी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन क्या बनाएगा H2O। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकते हैं। क्लियर। तो आपके सामने क्या बना, आपके सामने बना H2O। H2O का मतलब क्या हो गया आपके पास कि दो हाइड्रोजन एटम मिलकर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई दो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई दो, तो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई एक। क्लियर। और इसी तरीके से अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो वहां पर आपके सामने Na2O नजर आएगा। पोटेशियम की बात करेंगे तो K2O नजर आएगा। रूबिडियम की बात करेंगे तो Rb2O नजर आएगा। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्लियर। तो आप यहां देखिए, यहां आपके पास में है BeO। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करूंगा MgO, तो आप इन दोनों को देखिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो या तो उसके साथ में कोई ऐसा कंबाइन हो जिसकी खुद की वैलेंसी 2 हो। क्लियर। या फिर 1 1 करके 2 हो। तो यहाँ आपके सामने मैग्नीशियम की वैलेंसी भी कितनी है 2, बेरिलियम की वैलेंसी भी कितनी है 2। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है अच्छे से। तो इसका मतलब आपके पास जो सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी वैलेंसी है 2। अगर बोरोन की बात करूंगा तो B2O3, एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो Al2O3। इसका मतलब इस फैमिली, इस ग्रुप के जो मेंबर हैं उनकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 3। फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कार्बन को बोल दीजिए तो CO2, सिलिकॉन को कहेंगे तो SiO2। इसका मतलब आपके पास में थैलियम की बात करेंगे तो TlO2। तो दो ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ O2 मीन्स 4 वैलेंसी हो गई। 4 वैलेंसी का मतलब कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी वैलेंसी 4 होगी, या फिर दो ऐसे एलिमेंट ले लीजिए, दो ऐसे एटम ले लीजिए जिनकी वैलेंसी 2 2 हो, या 4 ऐसे एटम ले लीजिए जिनकी वैलेंसी 1 1 1 1 हो। तो कुल मिलाकर दो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है उनको पूरा रहना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन की वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कार्बन। इसका मतलब कार्बन क्या कर रहा है, अपनी वैलेंसी रख रहा है 4। सिलिकॉन SiO2 में सिलिकॉन अकेला दो ऑक्सीजन की वैलेंसी को कवर कर रहा है, इसका मतलब सिलिकॉन की वैलेंसी भी है 4। तो कुल मिलाकर इस तरीके से इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी भी कितनी है बेटा 4 है। अब अगर अपन फिफ्थ की बात करें, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर। इस तरीके की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी देखिए इनकी वैलेंसी कितनी है 5, फिर इनकी वैलेंसी है 6, इनकी वैलेंसी है 7। अब दिक्कत आ गई यहाँ पर प्रयास किया गया कि इनकी वैलेंसी 8 हो, बट इनकी वैलेंसी 8 हो नहीं पाती है एक्सेप्ट ऑस्मियम। ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम है यहाँ पर, और ये बनाता है OSO4। क्लियर। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। खैर, अब फिर आ गया आपके पास में जीरो ग्रुप के अंदर में क्या आ गया आपके पास में बेटा, इनर्ट गैसेस आ गई। कौन कौन सी आ गई, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ये आपके पास में है। अब अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को, आप लोगों ने देखा, अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन दूं, इसके बारे में बताऊं आप लोगों को, तो वो समझिए आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले चीज तो मैंने आपको वैलेंसी बताई है। दूसरी मेटेलिक नेचर की बात कर रहा हूं। आप लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो हमेशा एटॉमिक साइज कम होती है। जब एटॉमिक साइज कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज होगा।
और अट्रैक्शन फोर्स जब इंक्रीज होगा तो उन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर ज़्यादा होता है बजाय कि इलेक्ट्रॉन देने का। और इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर कहलाता है नॉन मेटेलिक नेचर। तो लेफ्ट टू राइट जब आप चल रहे हो तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, मेटेलिक नेचर कम हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप डाउन द ग्रुप अगर आप आएंगे तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस जब इंक्रीज होता है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर ले जाना, उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर ले जाना या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से बाहर ले जाना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर इन एलिमेंट्स में एक टेंडेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर? मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब देखिए, अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? थर्ड पीरियड की। तो सोडियम से लेकर और आप चल रहे हैं क्लोरीन तक, सोडियम से लेकर आप चल रहे हैं क्लोरीन तक। सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कहलाती है वो कहलाते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं वो? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपके पास में हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये आपके पास में हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब आपके पास में जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज हो रही है या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज हो रही है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड इन केस ऑफ ग्रुप, व्हेन वी विल मूव डाउन इन अ ग्रुप, देन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस। क्लियर? अब नेचर ऑफ ऑक्साइड की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप समझिए। मैं देखिए, मैं इतने पोर्शन को खाली कर रहा हूं एक बार, ठीक है। मैं दो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, सोडियम की बात कर रहा हूं और क्लोरीन की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा सोडियम ने क्या बनाया, सोडियम ने बनाया Na2O और Cl ने क्या बनाया, Cl ने बनाया Cl2O7। तो पहली चीज कि जो सोडियम का जो ऑक्साइड है, जो मेटल के जो ऑक्साइड है वो हमेशा बेसिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड ले लो या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स ले लो, वो दोनों होते हैं बेसिक। अगर आप नॉन मेटल की बात करोगे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड ले लो या नॉन मेटल के आप हाइड्रोक्साइड्स ले लो, वो भी होते हैं बेसिक। इसका मतलब आप जब लेफ्ट टू राइट जब आप आओगे तो इनके ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा और बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। एसिडिक नेचर जो होगा इनका इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं इनमें ब्रिज एलिमेंट की, तो ब्रिज एलिमेंट को देखिए। ब्रिज एलिमेंट आप किसे कहते हैं? तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं आपके पास में यहाँ पर। तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहा है एल्कली मेटल के साथ में भी, और इसके अलावा ये ग्रुप थर्ड एलिमेंट के साथ में भी शो करता है। तो आप इसे कहेंगे, आप लोग इसे ब्रिज एलिमेंट। क्या कहेंगे इन्हें? ब्रिज एलिमेंट। अब समझिए, इसमें एक चीज और आपको नजर आएगी, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब लिथियम अपनी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी शो करता है। क्लियर? इस तरीके से बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसी। इसी तरीके से कार्बन जो है आपके पास में, कार्बन का भी आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके की आपके सामने डी जो है वो नजर आएगी। बोरोन जो है आपके पास में वो सिलिकॉन जैसी शो करेगा। जी बिल्कुल, बोरोन आपके पास सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ इस तरीके का एक डायगोनल रिलेशनशिप आप लोगों को नजर आएगा। अब देखिए, इसमें आप लोगों ने अब तक जो डिस्कस किया वो क्या था? इसकी डिस्क्रिप्शन कि भैया वैलेंसी की बात कर ली विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हमने मेटेलिक नेचर की बात कर ली, नॉन मेटेलिक नेचर की बात कर ली, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात कर ली, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर ली, टिपिकल एलिमेंट्स की बात कर ली, ब्रिज एलिमेंट्स की बात कर ली। अब ये वाली प्रॉब्लम
तो ठीक है, हो गई। अब इसमें क्या चीज रही, इसमें ये रही बेटा कि हम इसे अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या रही। तो सबसे पहली चीज एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन और आसान हो गया, फिर कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी पॉसिबल हो गई, फिर एटॉमिक मास कुछ का करेक्ट हो गया। क्लियर। अब डिफेक्ट्स क्या थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, डिफेक्ट समझिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में भी बेटा आपने हाइड्रोजन को प्रॉपर जगह नहीं दे पाए कि आप हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रखेंगे या आप हाइड्रोजन को इधर हेलोजन के साथ रखेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी आपके पास में यहां पर क्या ड्रॉबैक रही, सिमिलर एलिमेंट्स को जो है इन्होंने सेपरेट कर दिया, जैसे Ag और Tl। क्लियर। अब देखिए इसको थैलियम को क्या किया इसने, थैलियम आपके पास में गया ये थर्ड ग्रुप में, ये एक सेकेंड, थर्ड ग्रुप ये आपके पास में आया थर्ड ग्रुप, एक सेकेंड, ये रहा थर्ड एलिमेंट आपके पास में ये आ गया थैलियम, और सिल्वर आपके पास में आ गया फर्स्ट ग्रुप में। अब जबकि सिल्वर और जो थैलियम है वो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। डिसिमिलर जो एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग कर दिया, उनको एक साथ रख दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है और ऑरम है। क्लियर। ये आपके पास में जो है कॉइनेज मेटल्स हैं। क्या है ये, कॉइनेज मेटल्स हैं, और इनको जो है आप लोगों ने रख दिया, एक मिनट इधर देखिए, यहाँ पर किधर गया, हाँ कॉपर है उसे रख दिया पोटेशियम के साथ में। अब पोटेशियम तो है बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, और कॉपर है बिल्कुल कॉइनेज मेटल। तो कॉपर और पोटेशियम में सिमिलरिटी सिर्फ यही हो सकती है कि कॉपर भी एक मेटल है और पोटेशियम भी एक मेटल है, बट जो रिएक्टिविटी है वो पोटेशियम की तो बहुत ज्यादा है और कॉपर की बहुत कम है। तो आप इन दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं, बट मोजले ने यहां पर भी ये जो थोड़ी सी जो गलती करी वो यही करी कि पोटेशियम और कॉपर दोनों को एक साथ रख दिया। क्लियर है। तो इस पीरियोडिक टेबल में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा अब जो मैं आप लोगों से जो प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल डिस्कस करूंगा, दैट विल बी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल विच वॉज गिवन बाय बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर। क्लियर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।